Hi everyone, I am Gautam Kumar from IIT Hyderabad. Basically, I am giving just my introduction. So, I am graduated from Delhi University and then I am done my masters from IIT Hyderabad. Now, today we are going to learn about electric cars and electric fields. So, this is the first chapter of class 12. Basically, what we will do today, firstly, हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, then we will study about methods of charging, then last law, then superposition law, then we will do some examples. तो देखिए सबसे पहले चार्ज क्या होता है, ये सबको पता है, ये बेसिक चीज़ है। चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी हो। इंटरनल प्रॉपर्टी का मेरा मतलब क्या है, इंट्रिंसिक में मेरा मतलब है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखिए, जैसे चौक है, इसके ऊपर भी चार्ज हो सकता है, तो आप इसको देख के नहीं बता सकते कितना कूलम इसके ऊपर चार्ज है, या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। वी कांट से, वी कैन ओनली फील द चार्ज। लाइक अगर हम कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे लेके आए, देन वी कैन से कि कितना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितना चार्ज यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट चीज़ हो गया। अब बात करते हैं चार्ज, जो ऐसा यूनिट होती है वो आपको पता है ऑलरेडी, कूलम। ठीक है, नाउ चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन को। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन से मतलब क्या है कि ना तो हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम फॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, कंजर्वेशन का मतलब है कि वही बताता रहा हूँ कि वो यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो हमेशा कंजर्व है। कई बार हमारा हाई इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है घर पे, तो क्या होता है, चार्ज ग्राउंड में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड से ऊपर आ रहा है, यहाँ से ग्राउंड, उससे भी ट्रांसफर हो रहा है, हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम कभी भी चार्ज को फॉर्म नहीं कर सकते, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है चार्ज का, जो है क्वांटाइजेशन। देखिए इस टॉपिक से क्वांटाइजेशन से काफ़ी बार नीट में भी सवाल आए हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि एक क्वांटा मीन्स होता है पैकेट, कि चार्ज का एक पैकेट है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, उसको हमने एक क्वांटा बोल दिया। अब 12th बेस तक आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चार्ज का क्वांटा क्या है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिकली आज के टाइम में पार्टिकल फिजिक्स ने काफ़ी डिस्कवरीज की हैं, और अभी हम अगर पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल भी अवेलेबल हैं, बट एनसीईआरटी लेवल पर अगर आपको पूछा जाए तो क्या होगा, क्वांटा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन को हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। व्हाट इज मीन कि आप जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि आप ये नहीं कह सकते कि 0.3 इलेक्ट्रॉन, 0.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका इंटीजर ही होना चाहिए। एन का मतलब आप एक पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डिफाइन करना है तो आप ये पूरा मतलब ऐसे बोलोगे कि +5 इलेक्ट्रॉन है या -5 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज है, तो ये उसको डिफाइन करने का तरीका है। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जो है एडिशन। एडिशन ऑफ चार्ज। देखो एडिशन का मतलब क्या है कि आप चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे हमें कोई भी प्लस इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, -2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, -3 इलेक्ट्रॉन दिया, आपको नेट चार्ज पूछेगा तो +1 -2 -3, नेट कितना हो गया यहाँ पे, -5 इलेक्ट्रॉन होगा नेट चार्ज। तो इस तरीके से डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो टॉपिक है वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हो, मतलब चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं या चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किस बेस पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट फ्रिक्शन है, सेकंड कंडक्शन है, थर्ड इंडक्शन है। देखिए फ्रिक्शन का मतलब जब आप रब करोगे किसी दो ऑब्जेक्ट को, जैसे दो हमारे पास ये शर्ट है या हेयर है, जब हम कॉम्ब करते हैं सर्दियों में, तो काफ़ी बार नोटिस किया होगा जब हम कॉम्ब करते हैं तो बाल ऊपर उठ जाते हैं। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, कि हमारा जो चार्ज है वो बालों से या हमारी बॉडी से किस पे ट्रांसफर हो गया, फॉर्म पे ट्रांसफर हो गया। अब वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ये हो गया फ्रिक्शन। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट है लेट्स से, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये कोई वायर है, ठीक है, तो जब भी आप किसी दो ऑब्जेक्ट को वायर से कनेक्ट कर देते हो, लेट्स से कि यहाँ पे पहले चार्ज था 0 और इस पे चार्ज था Q-, तो अभी जब आप इनको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इनका नेट चार्ज जो वो दोनों का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। उसके मतलब चार्ज जो है, नेट चार्ज यहाँ पे हो जाएगा Q'/2। मतलब अगर माने कि इसके ऊपर बाद में फाइनल चार्ज जो है Q फाइनल वो Q1 हो गया, इस पर Q2 हो गया, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 + Q2/2, ऐसा कह सकते हैं।
तो ये हो गया कंडक्शन का प्रोसेस। नेक्स्ट है इंडक्शन का। इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई ऑब्जेक्ट था आपके पास, लेट्स से इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, आपने क्या किया, कोई न्यूट्रल पार्टिकल था, मतलब कोई ऑब्जेक्ट था दूसरा न्यूट्रल है, इसके ऊपर जीरो चार्ज। अब फिर जब आप इसको पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट उसके ऊपर इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगा और यहाँ पे अपोजिट चार्ज प्लस की, क्योंकि नेट चार्ज तो न्यूट्रल ही रहेगा, इसने कुछ इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं की ना, तो इसके ऊपर नेट चार्ज अभी भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि ये चार्ज इस साइड में नेगेटिव, जिस साइड में रखा है, अदर साइड में पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगा। दैट्स द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। आई थिंक ये तीनों प्रोसेस आप क्लियर हुआ होगा, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो तीनों के एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया है कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्ब्स लॉ। तो क्या हुआ, कूलम्ब ने एक लॉ दिया, इसके थ्रू हम किन्हीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई भी दो चार्ज बॉडी है, लेट्स से यहाँ पे एक कोई चार्ज पार्टिकल है या बॉडी है जिसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, डिस्टेंस सेपरेटेड हाफ। सो कूलम्ब ने क्या बोला कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के पोर्शन होगा, इनकी डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, एंड उसी से इसने जो है फोर्स को डिस्क्राइब कर दिया। लेट्स से इसको लिख देते हैं। फर्स्ट जो इसने कि जो फोर्स होगा वो मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड जो बोला, इसका जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। एंड थर्ड चीज़ क्या बोलेगी कि इनका जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का कोई डायरेक्शन होगा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन को किस डायरेक्शन में होगा, जो ये वाला आर है, जो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, उसी की डायरेक्शन में जो है हमारा फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस और चार्जेस, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक हमारा कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ को हम एक समराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो इन तीनों लॉ को जब हम तीनों पार्ट्स को जब एक फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो हमारा क्या होता है, फाइनली जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो Q1 Q2 डिवाइड बाई r² बनेगा, ठीक है। नाउ आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाए, कॉन्स्टेंट आ जाए। उस कॉन्स्टेंट को हमने बोला कि Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। उसका डायरेक्शन मैंने बोला कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज, मतलब आर कैप की डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे मैं आर कैप लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1/4πε0। ना इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो हो गया ε0 क्या है, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, 4π को कांस्टेंट है, इसका नेट वैल्यूज होगा वो 9 × 10⁹ होगा। नेक्स्ट है, अगर मान लेते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी ऐसे मीडियम में जहाँ पे इस मतलब वैक्यूम नहीं है, ε0 क्या है, वैक्यूम का परमिटिविटी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई लेट्स से कोई अलग से सब्सटेंस फिल कर दे जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट ε0 है, देन यहाँ पे जो के होगा उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0ε0। ये है इन मीडियम, ठीक है। तो मीडियम के प्रदेश में आप मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट को ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी, ये जो कंबाइंडली इसको बोला जाएगा वो एप्सिलॉन होगा, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है परमिटिविटी ऑफ स्पेस और ये है डायरेक्टली कांस्टेंट। आई थिंक कूलम्ब लॉ आपको समझ में आया होगा। नाउ कूलम्ब लॉ के बेस पे ही हम सुपरपोजिशन लॉ को डिफाइन करते हैं। इसका जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 3 चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 Q2 Q3, 3 या काफ़ी चार्जेस दिए हुए, ठीक है। ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, सेंटर पे हमने कोई प्लस Q कैपिटल चार्ज। नाउ अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन लॉ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप जब वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हो नेट फॉर्म, सुपरपोजिशन लॉ मतलब पूरा नेट फोर्स कितना है Q चार्ज के ऊपर, दैट विल बी F = F1 F2 एंड F3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी को हमने कूलम्ब लॉ का सुपरपोजिशन लॉ बोला है। सुपरपोजिशन का मतलब कि आपको वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर फॉर्म में ऐड करना है। आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि F1 F2 F2 F3 आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो जब डायरेक्शन अलग होती है तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे सुपरपोजिशन लॉ का यूज़ कर रहे हैं।
तो ये था आज का हमारे टॉपिक। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स। अब हम करेंगे स्टार्ट इन सब क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑफ द कुलाम्स लॉ। वो जो आप हमने टॉपिक्स किए हैं उनके ऊपर इस क्वेश्चन देखें। जैसे सबसे पहले मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है। लेट्स से आपके पास 2 चार्ज हैं, एक क्यू है, दोनों का चार्ज सेम है, क्यू है, ठीक है। हमने बोला कि इनकी डिस्टेंस अगर आर नोट है तो इनका बीच का फोर्स उसने ऑलरेडी दे दिया कि वो फोर्स कितना है, एफ, ठीक है। अभी तो इसका फोर्स वो कितना है, एफ है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई आर नोट स्क्वायर। नाउ सेकंड कंडीशन क्या थी कि जब आप इन दोनों चार्जेस को या पूरी सिचुएशन को एक अनदर मीडियम में रख देंगे, जैसे से हमने कोई एप्सिलॉन आर का मीडियम ले लिया डायरेक्ट फंक्शन का, तो उस टाइम पे जो फोर्स होगा वो भी हमने सेम ही रखा है, बट चेंज क्या हुआ, मिडल डिस्टेंस। तो सेम फोर्स के लिए वो डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला कि प्लस क्यू ही है, यहाँ पे भी प्लस क्यू ही है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमने आर कर दिया या आर डैश निकल दिया, ठीक है। वो आर डैश और आर नोट का हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। इस पूरी कंडीशन को मैंने क्या रख दिया, एक मीडियम में रख दिया जिसका एप्सिलॉन आर मैंने को दे रखा है, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है इसमें भी फोर्स कितना है, तो पहले इस कंडीशन का फोर्स हमने ऑलरेडी लिख रखा है, इसको मैं एप्सिलॉन नोट की फॉर्म में लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 दोनों का वैल्यू क्यू है डिवाइड बाई आर नोट स्क्वायर। इस कंडीशन का फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू वो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मीडियम की बात आ गई। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मीडियम जब भी होगा वहाँ पे हम एप्सिलॉन नोट में ही लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर पे लिखेंगे, या फिर आप इसको डायरेक्टली एप्सिलॉन लिख सकते हैं। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई आर प्राइम्स। सिंपल सी चीज़ है, दोनों को इक्वेट करना है, हमें दोनों का रेशियो फाइंड करना है। काफ़ी सिंपल था। तो ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे देखिए कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर नोट स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्राइम्स, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में कॉमन है, क्यू स्क्वायर कॉमन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे बचेगा 1/आर नोट स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1/ एप्सिलॉन आर प्राइम स्क्वायर। तो ये हो गया दोनों का रिलेशन, ठीक है। ये हमें फाइंड करना था, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब हम ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कुछ सिमेट्रिक केसेस पढ़ेंगे जिनमें मतलब हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कितना फोर्स होगा। एक अनसिमेट्रिक केस भी बताऊंगा। जैसे लेट से हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, तो मिनिमम जो कंडीशन है किसी भी शेप का वो ट्रायंगल ही होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, लेट से L है, L है, L है। यहाँ पे चार्ज Q है, तीनों पॉजिटिव चार्ज है। अब तो देखिए पहला शेप जो हमने लिया है वो ट्रायंगल का शेप लिया है, जिसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, तीनों का साइड सेम है। एंगल आपको पता है 60 डिग्री होते हैं इनसाइड एंगल, बट यहाँ जो सेंटर पे होगा वो टोटल 360 होगा, तो ये वाला 120 हो जाएगा। आपको पता है दोनों फोर्स के बीच में जो आपको एंगल दिया हो, तो नेट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि मान लेते हैं दोनों का जो है ये वाला एफ नोट है, इस वाला एफ नोट है, दोनों का नेट मान लेते हैं, मैथ प्राइम है। उसका फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा आपके पास है, F1 F2 का वैल्यू आपको पता है, F नोट है, तो यहाँ बस पुट करना है आपको वैल्यूज। ये हो जाएगा F नोट स्क्वायर, ये F नोट स्क्वायर, 2 into F नोट स्क्वायर cos 120। यहाँ पे क्या आएगा, cos 120, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। तो cos 120 डिग्री, इसका वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का F नोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो नेट कितना आएगा यहाँ पे, F नोट आएगा, F प्राइम। अब जरा ध्यान दीजिए कि इन दोनों का नेट F नोट आया तो डायरेक्शन मिडल में आएगा, तो क्या ये दोनों फर्स्ट एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं हुए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेंटर पे देखिए इन दोनों का नेट कितना है, F प्राइम, जिसका वैल्यू F नोट है, ये F नोट के जस्ट अपोजिट है, तो जो नेट फोर्स है फाइनली वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी भी सिमेट्रिक, नॉट फॉर ट्रायंगल, एवरी सिमेट्रिक शेप एट द सेंटर देयर विल बी 0 फोर्स, 0 इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई और हेड से स्क्वायर शेप है, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, जैसे पूरी चार्ज लिया हमने, ठीक है, और इनका साइड सेम है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0। या फिर थर्ड शेप ले लेते हैं, कोई हेक्सागोन ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हमें फोर्स फाइंड करना हो वो भी 0 होगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं सेम तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अभी जैसे आपको कोई ट्रायंगल दे दिया,
अगर आपको फॉर्मूले पे पूछ लिया सेम क्वेश्चन, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ प्लस क्यू है 60 डिग्री है, एल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर मैं आपको पूछूं कि इस चार्ज पे कितना फोर्स होगा, आप उसका वैल्यू जीरो नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने सेंटर पे बोला, इस पे फाइंड करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगा। वो कैसे? क्योंकि ये चार्ज इस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो उस फोर्स का वैल्यू जो नेट फोर्स होगा उसका डिफरेंट वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू कितना आएगा हम यहाँ से इसी फॉर्मूला से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चाहे तो एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। देखिए इस फोर्स का, इसको मान लेता हूँ 1 है, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3rd मान लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, 3 चार्ज हमें दिए हुए हैं प्लस क्यू की, एंगल 60 डिग्री है बिटवीन द साइड्स, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम बात कर रहे हैं कि लेट्स से हमें 3rd चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है, तो नेट फोर्स ऑन 3rd चार्ज, ठीक है, तो वो हम मान रहे हैं F3, इसका वैल्यू कितना होगा ड्यू टू फर्स्ट एंड ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो ये हो जाएगा F31 प्लस F32। 3rd चार्ज पे फर्स्ट के कारण, 3rd चार्ज पे सेकंड के कारण जो नेट फोर्स होगा वो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो वेक्टर फॉर्म होगा उसका वैल्यू हम लिख देते हैं, वो दोनों कितना होगा F31 F32 दोनों सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस भी L है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फोर्स सेम होगा। तो इन दोनों को मान लेता है F3 F32, ये हो गया F0 जैसे, और F0 का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा K2² डिवाइड बाई L²। ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे F3 का जो नेट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वो अभी जो फॉर्मूला लिखा था मैंने F1² F2², 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। यहाँ पे देखिए थीटा कितना आएगा, इस फोर्स, ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है इनके बीच में कितना आएगा, 60 तो हुआ, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो यहाँ पे F0² प्लस F0² प्लस 2F0² इंटू cos ऑफ 60 डिग्री। तो आप बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 का वैल्यू होगा 1/2। तो यहाँ पे इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा F0², 2 कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भी F0²। नेट जो आएगा वो 3F0², मीन्स आप ये कह सकते हैं कि फाइनल जो हमारा फोर्स है वो √3 F0 आ गया F3rd उसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप में कूलम्ब लॉ के थ्रू फोर्स फाइंड कर सकते हैं। बेसिक आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके बेस के ऊपर ही जो सुपरपोजिशन लॉ लगाना है या फिर वेक्टर एडिशन करना है, जैसे ये किया है मैंने, इस तरीके से आप जो है सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। So basically we are doing Coulomb's law. So in that we have done so much example. Now we are finding the one more interesting example which asked in many times in NEET exams and IIT. So basically what is the question? Find magnitude of the force at origin on the unit charge. So I think आपको पता होगा यूनिट चार्ज क्या होता है, 1 कूलम। सो वो सेंटर पे रखा हुआ ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है। नाउ हमें फाइंड करना है ओरिजिन पे जो यूनिट चार्ज रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई होगा। देख, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, कूलम्ब लॉ से K/Q1 Q2 डिवाइड बाई R² इंटू आर कैप। अब आप एक चीज़ बताइए कि ये आर कैप जो है ये माइनस के लिए अलग होगा, प्लस के लिए अलग होगा, फिर माइनस के लिए अलग होगा, तो ये आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं, नेट फोर्स कितना होगा F नेट ऑन ओरिजिन, ठीक है। तो कितना होगा, पहले हम लिखेंगे इस -1 कूलम्ब के लिए, तो कितना होगा K/Q0 इंटू -1 कूलम्ब डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर 1 स्क्वायर, प्लस सेकेंड चार्ज के लिए देखिए यहाँ पॉजिटिव है, इसका डायरेक्शन -1 कूलम्ब था, तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो क्या हम इसको हटा सकते हैं, या तो आप यहाँ पे -i कैप लिख दो या फिर डायरेक्ट -1 कूलम्ब लिख दो। तो मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन सबका ऑन द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑल चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड फोर्स होगा वो होगा K/Q0 इंटू +2 कूलम्ब डिवाइड बाई 2 मीटर स्क्वायर, प्लस थर्ड जो होगा K/Q0 इंटू -3 कूलम्ब अपॉन 3 मीटर स्क्वायर। इसी टाइप से जो है इनफाइनाइट सीरीज होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने चार्ज रखते हुए इनफाइनाइट में डॉट डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट चार्ज। सो Q0 का वैल्यू कितना होगा 1 कूलम्ब, क्योंकि यूनिट चार्ज है, तो उसको मैं 1 कूलम्ब लिख देता हूँ। यहाँ पे K कॉमन ले लेता हूँ, Q0 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, डिवाइड इनटू देखिए -1 कूलम्ब अपॉन 1 मीन्स 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -1, प्लस यहाँ पे कितना होगा 2/2 स्क्वायर मीन्स 1/2, प्लस -3/3 स्क्वायर मीन्स 1/3 बाय नेगेटिव, तो
तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली भी नेगेटिव लिख सकता हूँ लाइक दिस एंड सो, ठीक है। तो ये क्या है, आई थिंक ये पता होगा आपको। इस अगर ये -1 में कॉमन ले तो ये कौन सी सीरीज बनेगी, के क्यू नॉट इंटू -1 इंटू 1 -1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। तो ये कौन सी सीरीज है, 1 -1/2 प्लस 1/3, ये लॉग की सीरीज है, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा ln 1 प्लस एक्स, इसमें क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसा सीरीज आता है। सेम अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट कर तो क्या सेम सीरीज फॉलो हो रही है, तो वही सीरीज हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे -1 मैंने कॉमन ले लिया, क्यू नॉट का वैल्यू 1 था, तो k1 इंटू -1 इंटू इसका वैल्यू कितना आएगा, लॉग 1 प्लस 1 मीन्स ln 2, यहाँ पे आ जाएगा -k ln 2। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था एंड इजी क्वेश्चन था, जो काफ़ी बार जो है नीट में पूछा गया है।